अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे शहजाद अनवर ने लंदन से भेजी है। शहजाद अनवर कहते हैं कि इस कहानी को रिकॉर्ड करते हुए भी मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो चुका है। यकीन मानिए, कई साल गुजरने के बावजूद जब आज ये कहानी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आप लोगों को सुना सकें, तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा भयानक वाक़या है कि शायद मैं इसको मरते दम तक नहीं भुला सकता। वो बताते हैं कि मैंने एक ऐसे घर में आंख खोली जहां पे खुदा का दिया सब कुछ था। दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मेरे पास था। वालदैन ने तालीम पे भी बेइंतहा पैसा खर्च किया और यूं मैं एक आला तालीम हासिल करके एक बहुत ही अच्छी जॉब पे लग गया। ये एक सरकारी जॉब थी जिसमें बहुत अच्छी तनख्वाह थी। यूं मेरी शादी भी हो गई और कुछ अरसे के बाद मेरी पोस्टिंग मरी के एक ऐसे जगह पे कर दी गई जहां पे मेरी ख्वाहिश थी कि उस नेचर के करीब में जाके रहूं, कुदरत को करीब से देखूं, जहां पे सुकून ही सुकून हो और शहर की शोर आलूद, धुआं आलूद जिंदगी से बहुत दूर मैं भी कुछ लम्हे जिंदगी के सुकून से गुजार सकूं। तो पहले मैंने फैसला किया कि खुद जाऊं, वहां पे जाके देखूं, घर वगैरह कोई पसंद करूं और उसके बाद बीवी को भी वहीं पे बुला लूंगा। सरकारी एक रेस्ट हाउस वहां पे बना हुआ था जो बहुत ही अच्छा था। वहीं पे मुझे खानसामा भी और मुलाजिम वगैरह वहाँ पे पहले से ही मेरे लिए बंदोबस्त कर दिया गया था, क्योंकि मैं एक बड़ी पोस्ट का ऑफिसर था। कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ पे रवाना होना था। गाड़ी मुझे दफ्तर की तरफ से भी एक मिली हुई थी, घर में भी काफ़ी गाड़ियाँ थीं, किसी चीज़ की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करके वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि ऑफिस का जो ड्राइवर था मुझे दिया गया कि ये आपको वहाँ पे छोड़ के फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। और आखिरी लम्हे में ड्राइवर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर उसको इजाज़त दी जाए तो वो फौरी तौर पे घर जाना चाहता है, क्योंकि वालिद सीरियस कंडीशन में है। तो मैंने उसे कहा नो प्रॉब्लम, मैं खुद गाड़ी चला के चला जाऊँगा। एक मुख्तसर सा बैग बनाकर मैंने पीछे वाली सीट पे रखा और ड्राइविंग सीट संभाल ली और अपने सफ़र को स्टार्ट किया। रावलपिंडी पहुंचने के बाद मेरी गाड़ी उन रास्तों के ऊपर चल रही थी जो मरी की तरफ जाते थे, जो मुख्तलिफ मोड़ें काटते हुए, जिग जैग चलते हुए। आज तो सड़कें वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बन गई हैं, उस वक्त सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती थीं। इस्लामाबाद, पिंडी और मरी का मौसम का कोई भाई भरोसा नहीं है। एकदम सूरज निकला होगा और एकदम से बादल आएंगे और बारिश होना शुरू हो जाएगी। मैं जैसे ही उन रास्तों पे, जो पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके थे, जिनकी आखिरी मंजिल थी वो रेस्ट हाउस जहाँ पे जाके मैंने स्टे करना था, उन पहाड़ी रास्तों पे गाड़ी चलाते ही मैंने देखा कि आसमान को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ एक अंधेरा सा फैल गया था। वैसे भी अब शाम होने वाली थी। गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता उन पथरीली रास्तों पे चलाता हुआ मैं एहतियात के साथ, मोहतात अंदाजे से गाड़ी चलाता हुआ अब तकरीबन मरी के अंदर दाखिल होने ही लगा था कि एक रात होने जा रही थी और बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। शायद आधे घंटे का और सफ़र रह गया था कि मैं मरी के अंदर दाखिल होता और उसके बाद मज़ीद 10-15 मिनट के अंदर मैं अपने रेस्ट हाउस में पहुंच जाता। लेकिन एकदम से वो जो बूंदाबांदी थी वो तेज बारिश में बदल गई। बादल गरजने लगे, बादलों की गड़गड़ाहट थी और बहुत तेज बारिश की वजह से मेरी गाड़ी का वाइपर बहुत तेजी के साथ शीशे पे गिरने वाले पानी को हटा रहा था, ताकि मैं आगे रास्ता देख सकूं। जब इतना तेज बारिश होती है तो गाड़ी को बहुत मोहतात तरीके से चलाना होता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाते हुए, जो 30 मिनट का मेरा रास्ता था, शायद मुझे 1 घंटा लग गया कि मैं उस जगह तो पहुंच गया जहां अब मैंने आगे अपने रेस्ट हाउस की तरफ जाना था। लेकिन शुक्र है कि बारिश भी थम चुकी थी।
लेकिन बूंदाबांदी अभी भी जारी थी, बारिश के कतरे अभी भी पड़ रहे थे और मैं ये जो मुसलसल 1 घंटा तेज बारिश के अंदर गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए आया था, इतना तो पूरे रास्ते में नहीं थका था जितना इस बारिश में मोहतात तरीके से कि गाड़ी कहीं खाई में ना गिर जाए, स्लिप ना हो जाए। बारिश की वजह से पहाड़ी रास्तों पे गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब बिजली बार बार चमक रही थी। अब मेरे सामने एक ऐसी सड़क थी जिसके दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, पहाड़ी रास्ता, और उन दरख्तों के ऊपर गहरा सन्नाटा और सिर्फ रात की अंधेरी चादर की काली स्याह अंधेरा फैला था। लेकिन बिजली इतनी मुसलसल तेजी के साथ चमक रही थी कि हर 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद मुसलसल बिजली चमकती। ऐसे लगता था जैसे आसमान से मुसलसल बिजली रुकने का नाम ही ना ले रही हो। बार बार बिजली चमकने की वजह से मुझे रास्ता, इर्द गिर्द के फिजा, इर्द गिर्द के पहाड़, सब कुछ बहुत क्लियर नजर आ रहा था। गाड़ी की स्पीड बहुत आहिस्ता थी कि एकदम से जो मुसलसल बिजली चमक रही थी, मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल राइट साइड पे दूर से ही गाड़ी की रोशनी में और उस चमकती बिजली में मैंने देख लिया था कि एक औरत खड़ी है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। मैं गाड़ी चलाते हुए जहन में सोचने लगा, इनको शायद किसी मदद की जरूरत है। इस अबर आलूद मौसम में, इस रात की बरसती बारिश में अगर कोई बाहर आके खड़ा है, अपने बेटे के साथ एक औरत मौजूद है, तो यकीनन वो मदद की तलबगार है। तो क्या मुझे गाड़ी रोकनी चाहिए? ये सोचता हुआ गाड़ी में आगे की तरफ बढ़ा ही रहा था कि गाड़ी बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई। लेकिन उस औरत का कद देख के मैं हैरान रह गया। उसका कद एक आम औरत के कद से काफी लंबा था। वो तो शायद 6 फुट से भी लंबी थी। मैं चौंका उसके कद को। उसने नीले कलर का शलवार कमीज पहन रखा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और उसकी आंखें इस अंदाज में खुली थी कि उसकी आंखों में खास चमक थी। उसका चेहरा बहुत हसीन था। उस बच्चे को उसने हाथ थामा हुआ था। उस बच्चे की आंखों और उस औरत की आंखों को जैसे ही मैंने देखा तो एक लम्हे में मेरे जिस्म के अंदर एक सरसरी सी, सनसनाटी सी, एक खौफ की लहर दौड़ गई। इतनी लंबी औरत तो वो थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो ऐसा लगता था जैसे वो कोई और मखलूक हो। हाँ, वो बड़ी बड़ी आंखें जो बगैर झपकाए और इस तरह चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी कि मैं कांप सा गया। बच्चे की भी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और जब गाड़ी बिल्कुल उनको क्रॉस कर रही थी कि वो मेरे राइट साइड पे खड़ी थी और मैं क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो उसी वक्त मेरे जिस्म ने एक ऐसी झुरझुरी सी ली जैसे एक खौफ की लहर उसी औरत से, उसी बच्चे से निकल के मेरे वजूद से आके टकराई हो। क्योंकि उसका चेहरा उसी वक्त ऐसा मुझे लगा जैसे वो लाल सुर्ख हो गया था। वही चमकती हुई आंखों वाला चेहरा अब लाल सुर्ख हो गया था और बच्चे का चेहरा भी ऐसे जैसे आग की शक्ल में बदल गया हो, लाल सुर्ख। और गाड़ी उनको क्रॉस करती हुई आगे बढ़ गई और मेरे पूरे वजूद ने एक झटका लिया। ये क्या था? और मैंने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। वो चेहरा जिस अंदाज में बदला था, एक इंसानी चेहरे से आग में बदल गया था। मैं डर गया था और पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद ब खुद ब्रेक की तरफ चले गए। और जैसे ही मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई, अपने आप से सवाल किया, मैंने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे तो गाड़ी भगा देनी चाहिए थी। और उसी लम्हे मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा। उस जगह पे कोई भी नहीं था। क्या ये मेरा वहम था? क्या मेरी नजरों का धोखा था? या वाकई वही वहां पे कोई खड़ा था? मैंने अपने आप से कई सवाल कर दिए। नहीं, वहां पे एक औरत थी, नीली शलवार कमीज पहने। बच्चे ने सफेद शलवार कमीज पहनी थी। उनकी आंखों में चमक थी। बाद में उन दोनों के चेहरे आग में बदल गए थे, खौफनाक भयानक से चेहरे। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। अगर वो इंसान ही थी, मुझे देखने में वहम हुआ है। जो बिजली चमक रही थी, शायद उस बिजली के चमकने की वजह से मुझे लगा कि उसका चेहरा बदल गया है। लेकिन इतनी जल्दी वो कहां जा सकती है? उसको तो यहीं पे मौजूद होना चाहिए था। अगर वो नहीं है यहां पे, तो मैं क्यों रुका हूं? मुझे तो जाना चाहिए। मैंने फौरी तौर पे गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब गाड़ी को पहले से मैं ज्यादा तेजी के साथ चला रहा था। मुझे जल्दी इस रास्ते से गुजरना था जो वीरानी थी। शायद दुकानें, मार्केटें, सब कुछ इसलिए जल्दी बंद हो गई थी कि बारिश का मौसम था। उसी तरह गाड़ी चलाता हुआ मैं गया तो मुझे एकदम से आवाज आई
चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़। जैसे कोई चूड़ियां हाथों में पहनी खातून अपनी बाजू को हिलाती है तो चूड़ियों को टकराने से जो खनक सी आवाज़ सी पैदा होती है, ऐसी ही एक मुझे आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब थी। मैं एकदम से चौंक गया और मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि इन चूड़ियों की आवाज़ को, खनखनाने की आवाज़ को मैंने बहुत करीब से सुना है। और ना सिर्फ मैं चौंका बल्कि वो जो तेज़ चलती हुई गाड़ी थी उसको एकदम से मैंने आहिस्ता किया और चौंक के इधर उधर देखा। कोई भी नहीं था, सामने कोई नहीं था, मेरे लेफ्ट मेरे राइट कहीं पे कोई भी नहीं था। मुझे एकदम से ऐसे लगा शायद कोई मेरी गाड़ी की पीछे वाली सीट पे ना हो। मैंने डरते डरते बैक मिरर में देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। ये क्या हो गया है मुझे? एक औरत को देखना और उसके बाद इस तरह चौंक जाना और इस अंदाज में महसूस होना कि चिड़ियों की खनक सुनाई दी है। मुझे निकलना है यहाँ से। मैं जैसे ही गाड़ी को दौड़ाता हुआ आखिर उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो रेस्टोरेंट था, जहाँ पे रेस्ट हाउस था, जहाँ पे मैंने स्टे करना था। वहाँ का मुलाजिम रहीम मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी जाकर रुकी वो फौरी भागता हुआ आया कि साहब आप लेट हो गए, मैं तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, यही सोच के कि बारिश की वजह से कहीं फंस ना गए हों। मैंने कहा नहीं, मैं पहुंच गया हूं। वो बोला खाना आपके लिए तैयार है, मैं गर्म करता हूं, आप मुंह हाथ धो लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं गाड़ी से सामान उतार लेता हूं। मैं सीधा वॉशरूम चला गया, मैंने मुंह हाथ धोया, मुंह हाथ धोकर आकर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद रहीम मेरे लिए खाना गर्म करके ले आया। अब मैं बैठकर खाना खाने लगा तो मैंने उससे कहा, कहता है साहब आपको चाय या कॉफ़ी क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सो जाओ। क्योंकि मैं जानता था गांव के लोग जल्दी सोने के आदी होते हैं। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था, उसकी आंखें बताती थी कि नींद से भर गई हैं। मैंने कहा हाँ तुम्हें नींद आई है, तुम सो जाओ। वो बोला नहीं साहब, जब तक आप खाना नहीं खा लेते मैं इधर हूँ। मैंने कहा भाई मैंने भी सो जाना है, सामान रख दिया। उसने कहा सामान सारा आपका कमरे में से रख दिया है, ये सामने आपका कमरा है और आप अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। वो चला गया। मैंने खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह खाकर मैं अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा वहाँ पे उस बड़े से कमरे में बेड के ऊपर मेरा बैग रखा था और बैग के ऊपर चूड़ियाँ रखी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ। मैं एकदम देखकर हैरान रह गया कि ये रहीम तो सोने चला गया, वरना मुझसे पूछता। ये लगता है मुझसे पहले जो इस रेस्ट हाउस में रहने के लिए आया था, गेस्ट हाउस में, उसकी चूड़ियाँ रह गई हैं और तुमने उठा के इधर रख दी हैं। पता नहीं किसकी चूड़ियाँ हैं। खैर उससे सुबह पूछूंगा। मैंने कपड़े वगैरह तब्दील किए और उसके बाद सोने के लिए लेट गया। काफ़ी लंबी ड्राइविंग करके आया हुआ था, थका था, तो इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद ने आ लिया। सुबह मेरी आंख खुली, मैं उठा, तैयार हुआ और उसके बाद ऑफिस जाने के लिए गाड़ी के अंदर सवार होकर सीधा ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के लोगों ने मेरा बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया। मैं उन सबका ऑफिसर था, सब बहुत मोहब्बत से पेश आए। और वहाँ पे एक शख्स जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, उसका नाम था शाहिद। आपकी किसी एक से इस अंदाज की दोस्ती होना बहुत ज़रूरी होती है जो ऑफिस का कुलीग होने के साथ साथ आपका बहुत अच्छा दुख सुख का साथी भी हो, दोस्त भी बन जाए। वो एक मेरे ही मिजाज का बंदा था शाहिद। तो मेरी शहजाद के साथ बहुत अच्छी पहले ही दिन बन गई। पहले दिन ज्वाइन करते हुए, सारे मामलात को देखते हुए, ऑफिस की चीज़ों को, ऐसा मसरूफ दिन गुजरा कि किसी चीज़ का होश ही ना रहा। जब शाम हुई तो उन लोगों को पहले ही प्रोग्राम आपस में बना चुके थे कि आज खाना बाहर खाया जाएगा। तो मुझसे बोले सर आज आपका पहला दिन है तो हमने होटल पे खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है, तो आज हम होटल जाएंगे। यूँ हम सारे होटल चले गए। वहाँ का एक मकामी होटल था, वहाँ पे बैठ के खाना खाया जो बहुत लजीज था। ये उनकी मुझे वेलकम करने की दावत थी। खाना वगैरह खाकर मैंने शाहिद को और जो बाकी लोग थे उनको उनके घरों पे जहाँ वो रहते थे वहाँ पे ड्रॉप किया और चलता हुआ सीधा
गेस्ट हाउस पहुंच गया। मुलाजिम को, रहीम को, मैंने पहले ही ऑफिस से फ़ोन करके बता दिया था गेस्ट हाउस में कि आज मैं खाना बाहर खाऊंगा, वो सो जाए। मैं नीचे उतरा अपनी गाड़ी से और सोने के लिए कमरे में पहुंच गया। ये गेस्ट हाउस इस अंदाज का बना हुआ था कि जहां पे गाड़ी, उसका पार्किंग काफ़ी बड़ी बाहर बनी हुई थी। पार्किंग में आप गाड़ी लगा के उसके गेट से जैसे ही आप अंदर दाखिल होते तो एक सामने सहन सा था। उस सहन के आगे बरामदा सा बना हुआ था। बरामदे के अंदर काफ़ी कमरे थे, उसमें कॉरिडोर भी था, पीछे भी कमरे थे, आगे भी कमरे थे, और उसी बरामदे के बिल्कुल कोने पे एक किचन बना हुआ था, और किचन के साथ ही एक कमरा था जहाँ पे मुलाजिम यानी कुक और रहीम वहीं पे होते थे। मैं अपने कमरे में पहुंच गया। इन इलाकों में उन दिनों में बिजली दिन को तो रहती थी, लेकिन जब जाती थी तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए चली जाती थी। अमूमन रात को बिजली ज्यादा जाती थी। मैं चलता हुआ अपने कमरे में गया, कपड़े वगैरह चेंज किए और अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद ने आ लिया। टाइम पीस, अलार्म के लिए घड़ी रखी होती थी, टाइम पीस रखा होता था, उसको मैंने अलार्म लगा दिया सुबह उठने के लिए। मैं नहीं जानता कि मुझे सोए हुए कितनी देर हुई होगी कि मैं गहरी नींद में था कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं जिस बिस्तर पर लेटा हूं वो बिस्तर हल्का हल्का हिल रहा है। कमरे में रात को लाइट चली जाती थी, घुप अंधेरा हो जाता था, तो वहां पे टार्च का एहतमाम होता था, या वो एक लालटेन टाइप एक होता है वो जलाते हैं, वो उसका बंदोबस्त होता था, लालटेन ही कह लीजिए। तो मैं घुप अंधेरे के अंदर लेटा हुआ हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा बिस्तर हल्का हल्का हिल रहा है, और शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं या मुझे नहीं पता क्या है कि मेरी आंख खुल जाती है, और जैसे मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस होता है बिस्तर अभी भी हिल रहा है। बिस्तर क्यों हिला है, ये मैं सोच ही रहा था कि मैंने अपने पांव जो ऐसे थोड़े से पीछे किए हुए थे कंबल के अंदर, उनको जैसे ही सीधा किया तो मुझे महसूस हुआ मेरे पांव किसी वजूद को जाकर टच हुए हैं, और ऐसे वजूद को जाके लगे हैं कि एक पांव उसकी कमर के अंदर और दूसरा उसके नीचे वाले हिस्से पे लगा है। इतना नर्म व मुलायम वजूद, जैसे किसी औरत का वजूद होता है। एक इंतहाई नर्म व मुलायम औरत के वजूद को मेरे पांव टच हो रहे थे। एकदम से मैं हड़बड़ा गया। पहले बिस्तर हिल रहा था और अब मेरे पांव के करीब कोई औरत है। नहीं, ये मेरा वहम है। जो पांव टच हुए थे जल्दी से मैंने वापस कर दिए थे। दोबारा से ऐसे हल्के से पांव टच किए तो मेरी खुली आंखों में, जो घुप अंधेरे में अभी तक देखने के काबिल नहीं हुई थी, उन आंखों से मुझे इतना एहसास हो गया कि मैं जाग चुका हूं। मेरी आंखें खुली हैं, मैं ख्वाब में नहीं हूं, लेकिन दोबारा से मेरे पांव ने एक नर्म मुलायम वजूद को छुआ है। ये सोचते ही मैंने पांव हटाए और एकदम से कंबल जल्दी से हटाया और एकदम से दौड़ा, टार्च को उठाया और पहला पहला काम किया स्विच ऑन करूं। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया पता लगा लाइट नहीं है। टक टक की आवाज आई, कोई लाइट ऑन नहीं हुई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। मेरे हाथ में टार्च थी और अब वही टार्च का रुख मैं उसी बिस्तर के उसी तरफ करना चाह रहा था जिस साइड पे मेरे पांव थे और उस साइड पे कोई लेटा था। मैंने डरते हाथों के साथ, कांपते हाथों के साथ उसी तरफ जैसे ही टार्च को मारा जिस जगह पे मेरे पांव टच हुए थे किसी वजूद को, तो मैं एकदम देखा कि कंबल इस अंदाज में इकट्ठा हुआ है जैसे वहां पे कोई सोया था, लेकिन अब ना हो, लेकिन कंबल ऐसे इकट्ठा था। और मैं खड़ा देख रहा हूं, ये मेरा वहम है या कंबल ऐसे इकट्ठा हुआ है। मैं ऐसे खड़ा देखता रहा। एक बहादुर शख्स था, इतना भी बुजदिल नहीं था। कुछ देर खड़ा देखता रहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज थी, मैं कांप रहा था। खैर फिर भी मैं चलता चलता करीब गया और टार्च मेरे हाथ में थी। मैंने हाथ से कंबल को टटोला तो कंबल बिल्कुल खाली था। इस अंदाज में इकट्ठा हो गया था जैसे कोई लेटा हो, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। ये क्या था? क्या मैं ख्वाब देख रहा था? मेरा वहम है? ऐसा क्यों हुआ है? उसी वक्त वो जो लालटेन टाइप रखा था मैंने उसको जला दिया, टॉर्च को बंद करके बैठ सा गया।
जैसे मुझे अब नींद नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा झटका लग चुका था मुझे कि मेरे पाँव ने किसको छुआ था। क्या ख्वाब में था? लेकिन दूसरी दफा तो मेरी आंखें खुल चुकी थी। दूसरी दफा जब मैंने पाँव लगाए थे कि ये क्या है और मैंने पाँव पीछे किए थे, उस वक्त भी कुछ महसूस हुआ था। मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं था। अब मैं सोफे पे बैठा सोच रहा हूं तो एकदम से मेरे दिमाग के अंदर वो औरत आ गई जिसका जिक्र मैंने किसी से नहीं किया था, जो एक बच्चे के साथ खड़ी थी, जिसका चेहरा अजीब सा था, जिसके नीले कपड़े पहने हुए थे। बच्चे ने सफेद शलवार कमीज पहनी थी और मेरे वहां से गुजरते उसका चेहरा अजीब सी आग में बदल गया था। वो क्या थी उसको तो मैं भूल गया, लेकिन इस लम्हे में उसको क्यों सोच रहा हूं? मुझे क्या हो गया है? मैंने अपने दिमाग को झटका कि नहीं, मुझे इन बातों को नहीं सोचना। थोड़ी देर मैं ऐसे बैठा रहा और फिर आहिस्ता से बिस्तर पर जाकर लेट गया कि मैं सोने की कोशिश करूं। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। सुबह जब अलार्म बजा तो मेरी आंख खुल गई। जैसे मेरी आंख खुली उसी वक्त मुझे पांव के करीब कुछ महसूस हुआ, क्योंकि अभी तक सर्दी थी और रात में जाग गया था, नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं मजीद सोना चाहता था कि अलार्म बज गया है। अलार्म को मैंने बंद किया कि कुछ 5-10 मिनट और सोता हूं, लेकिन पाँव को कुछ जैसे ही महसूस हुआ तो एकदम मेरा झटका निकल गया और रात वाली बात याद आ गई। रात मेरे पाँव ने किसी एक इंतहाई नर्म व मुलायम औरत के जिस्म को छुआ था और इस वक्त भी पाँव किसी चीज़ को छू रहे थे। मैंने एकदम से झटका मारा कि ये क्या है, और जल्दी से मैं उठा, लाइट ऑन कर दी और जब मैंने कंबल को हटाया तो देखा वहां पे टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। ये टूटी हुई चूड़ियां कहां से आई? मुलाजिम रहीम आएगा तो क्या सोचेगा, ये क्या है? मैंने वो जल्दी से चूड़ियां उठाई, डस्टबिन में फेंकी और उठ के जो अभी 5-10 मिनट सोना चाहता था, उस चूड़ियों को जो मेरे पाँव को छू गई थी उसकी वजह से जल्दी उठ गया। उठा, शेव की, मुंह हाथ धोया। जैसे कमरे में आया तो रहीम बोला, साहब आप उठ गए, खाना नाश्ता आपके लिए यहीं ले आऊं या बाहर करेंगे? मैंने कहा यार यहीं पे ले आओ। रहीम मेरे लिए नाश्ता लेकर आया तो मैंने उस वक्त उससे पूछा, रहीम एक बात बताओ, जब मैं इस कमरे में आया हूं तो मुझसे पहले भी यहां पे कोई रह रहा था? किसी का सामान वगैरह रह गया था यहां पे? वो बोला, नहीं साहब, जब कोई गेस्ट वगैरह जाता है तो कमरा तो बहुत अच्छी तरीके साफ कर लिया जाता है और आपके पहले आने से पहले मैंने कमरा ये बहुत अच्छी तरीके चेक किया था, सब क्लियर था। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, रहीम मेरे बैग के ऊपर वो चूड़ियां रखी हुई थी, वो जो साइड पे पड़ी हैं, वो चूड़ियां किसकी हैं? वो बोला, साहब चूड़ियां ये तो गाड़ी में पीछे पड़ी थी आपके सामान के साथ। जब मैं आपका सामान लेने गया था तो वहां पे चूड़ियां भी पड़ी थी और मैंने उठा के रख दी। एकदम से मैं खामोश हो गया। अच्छा, वो गाड़ी में रह गई थी, ठीक है। और मैं नाश्ता करता रहा और वो चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचना शुरू हो गया कि ये गाड़ी तो ऑफिस की है, घर वाली गाड़ी जो मेरे पास है वो तो और है, बीवी का सामान उसमें तो हो सकता है, लेकिन इस गाड़ी में तो कभी उसका कोई सामान नहीं हुआ। और जब मैंने रवाना हुआ था, पीछे अपना बैग वगैरह रखा था, उस वक्त भी कोई चूड़ियां नहीं थी, तो ये चूड़ियां कहां से आई? खैर, मेरे लिए भी एक ऐसा सवाल था जिसका मेरे पास जवाब नहीं था। मैं उठा, ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के मामलात सारे देखना वगैरह शुरू कर दिए। अब दोस्त भी बन गए थे, अब चीज़ों को संभालना था। लेकिन इस वाकये के बाद एक चीज़ जो मेरे अंदर पैदा हुई वो ये थी कि उस शाम को जब मैं वापस आया इसी कमरे के अंदर, तो वो सब कुछ मुझे याद था। वो नीले कपड़े वाली औरत, वो बच्चा, और फिर मेरे पाँव को टच होना, चूड़ियों का टच होना, और मेरी गाड़ी से चूड़ियों का निकलना। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ वो सब कुछ याद आ गया मुझे। मैंने फैसला किया कि नहीं भाई, अब ऐसे नहीं सोना, अपनी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी का हिसार करना है और उसके बाद सोना है। पता नहीं क्या मामलात हैं। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद मैं सो गया। उस रात मेरी बिल्कुल आंख ना खुली और मैं सुकून के साथ सोता रहा। उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी। अब मेरी एक रूटीन बन गई कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता और आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाता। पहले ही दिन मैंने दफ्तर के लोगों से कह दिया था कि मुझे अपने लिए घर ढूंढना है, तो कोई अच्छा सा घर ढूंढ के दे दे। तो उन्होंने बोला, साहब घर भी मिल जाएगा, लेकिन आप पहले गेस्ट हाउस में आराम से रहिए, वहाँ पे आपको हर चीज़ ज़रूरत की मिल जाएगी। तो जब आप पूरा इलाका देख लें, घूम फिर लें, उसके बाद आपको घर भी ले देंगे, आप जब तक चाहें रह सकते हैं।
और ऐसा ही था, मैं जिस ओहदे पे था, मेरे लिए मैं जितना अरसा रहना चाहता गेस्ट हाउस में रह सकता था, क्योंकि सरकारी गेस्ट हाउस था। तो मैंने भी यही फैसला किया कि अभी घूमते फिरते हैं, घर भी आकर ले लेंगे। अब मैं ऑफिस के लोगों के साथ घुल मिल गया था, सब मेरे आने पे बहुत खुश थे, सब कुछ बेहतरीन था। रात को सोने से पहले मैं अपना दायरा कड़ा करता और सो जाता। उस दिन जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो आज मौसम काफी खराब था, बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। ये तेज हवा इस तरह की थी कि जब ये हवाएं चलती थी तो इतनी तेज होती थी कि इतना शोर पैदा करती थी कि वहां के मकामी लोगों के लिए तो एक आम सी बात थी, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ा ये मौसम खराब मौसम था, जिसको मुझे लगा कि ये तो बड़ा खौफनाक मौसम है। खैर, मैं गेस्ट हाउस पहुंचा और मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। रात को जब मेरी आंख खुली तो बाहर शदीद तूफान आया हुआ था। ऐसा तूफान, ऐसी तेज हवाएं चल रही थीं जिनकी आवाज खिड़की के जरिए, जो बंद होने के बावजूद सर्दियां थीं, इतनी तेज आवाज थी जैसे चुड़ैलें आपस में लड़ रही हों। उस हवा के अंदर अजीबोगरीब आवाज थी और पत्ते और दरख्तों की टहनियां टूट टूट कर खिड़की को, बाहर जो शीशे वाली खिड़की थी उस कमरे की, उसको लग रहे थे। और जो इर्द गिर्द के कुछ कमरे बने हुए थे, उनकी छतें जो होती हैं वो टिन की बनाई जाती हैं, लोहे की, उसके ऊपर गिर रहे थे टहनियां, पत्ते और चीजें गिरी थी। इतना शोर पैदा हो रहा था, शायद बारिश थी तो ओले भी बरस रहे थे। ऐसा एक तूफान, एक ऐसा मौसम आया हुआ था कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये तो बहुत शदीद तूफान आया हुआ है। उस तूफान का शोर उस बंद कमरे के अंदर, जिसकी दरो दीवार, जिसकी खिड़कियां, सब कुछ बंद था, फिर भी इतना ज्यादा आ रहा था कि मैं खौफजदा हुआ कि ये कैसा तूफान है। कि उसी वक्त एक औरत के इंतहाई ज्यादा चीखने की आवाज आई और उसने एक जोरदार चीख मारी और चीख मारते ही वह औरत मुसलसल चीखें मारती गई। वह औरत इस अंदाज में चीखें मार रही थी जैसे कोई मदद के लिए पुकारता है, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है और वो मदद के लिए चीखें मारता है या हवास बाख्ता हो जाता है। और उसी वक्त एक बच्चे की भी साथ में चीखें मारने की आवाज आई। शायद गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द किसी की छत गिर गई थी। जितना शदीद तूफान था, मैं भी उससे डर गया था। यह कैसे हो सकता है कि उस तूफान ने किसी की छत को ना उड़ाया हो। ये जो कमरा गेस्ट हाउस का था, इसकी छत तो बड़ी सीमेंट की बनी हुई थी, बेहतरीन सरकारी गेस्ट हाउस था, लेकिन गरीबों के घर जो थे उनकी छतें टीन की बनी हुई थी। शायद उसकी छत गिर गई थी या क्या हुआ था। वो बेइंतहा चीख रही थी और साथ साथ एक बच्चा भी चीख रहा था। मैं एकदम से उठ के खड़ा हुआ और मैंने खिड़की खोल दी कि आवाज का तयन कर सकूं किस सिमत से आवाज आ रही है, उनको मदद की जरूरत है, क्या हुआ है। ये कैसे मेरे लिए आसान था कि मैं लेटा रहता और कोई औरत और बच्चा चिल्ला रहे हैं, मदद की जरूरत है और मैं लेटा रहूं। मैंने खिड़की खोली तो ऐसा शोर अंदर उमड़ के आया। बाहर का जो तूफान, आंधी, बंद खिड़की से इतना ज्यादा शोर था, खिड़की खोलते ही ऐसा शोर आया कि मैंने खिड़की जल्दी से बंद कर दी, वरना टहनियां, पत्ते, क्या कुछ उसी खिड़की के रास्ते अंदर आ जाता। लेकिन अभी तक उस औरत और उस बच्चे की आहो पुकार की, रोने की आवाजें आ रही थी। मैं क्या करूं? लाइट इस वक्त यकीनन सी बात है जा चुकी थी। कमरे के अंदर जो इंटरकॉम लगा था, मैंने उसको उठाया तो इस आंधी तूफान की वजह से वो इंटरकॉम भी बंद था। मैंने टार्च जलाई हुई थी। मुझे लगा कि मुझे दरवाजा खोल के बाहर जाना चाहिए मदद करने के लिए। मैंने जाके अपने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसी लम्हे एक ऐसा जोरदार हवा का झोंका आया कि वो दरवाजा जो खुला था इतनी जोर से वापस बंद हुआ कि मुझे लगते लगते बच गया और मैं पीछे हट गया। इतनी जोर से दरवाजा बंद हुआ था। अब मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा जाम हो चुका था, जैसे खुलने का नाम ही ना लो। मैं जोर लगाऊं, दरवाजा खोलने की कोशिश करूं, लेकिन दरवाजा ना खुले। मैंने पूरा जोर लगा लिया, यहां तक कि मुझे टॉर्च नीचे जमीन पे रखनी पड़ी और टॉर्च नीचे जमीन पे रख के दोनों हाथों से मैंने जोर लगाया तो मुश्किलों से दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा खोला, बाहर आ गया। भयानक शोर था उस आवाज का जो हवा ने चीखों की सूरत में, यहां अमेरिका में भी होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं में एक आवाज आती है, अजीबो गरीब सी आवाज, जैसे चुड़ैलें रो रही हों, आपस में लड़ रही हों।
वैसी ही वहाँ पे वो आवाज़ थी, उस हवा के अंदर चुड़ैलों की, जैसे चुड़ैलें लड़ रही हों। अब उस औरत, उस बच्चे की आवाज़ कम होती जा रही थी, लेकिन अभी भी मौजूद थी। मैं चलता चलता टॉर्च जलाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ जा रहा था जहाँ पे रहीम और खानसामा रहता था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने आवाज़ दी, रहीम, रहीम। अंदर खामोशी। मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद रहीम और बावर्ची दोनों एकदम से हवास बाख्ता होकर दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। साहब क्या हुआ, सब खैरियत है ना? वो परेशान हो गए थे। मैंने कहा हाँ सब खैरियत है। तो रहीम बोला, साहब ये तूफ़ान है, ऐसा तूफ़ान आता रहता है, हम गांव के लोग इस तूफ़ान के आदी हैं। आप नए हैं, शायद लगता है आप इस तूफ़ान से परेशान हो गए, घबरा गए हैं। घबराइए मत, ये अमूमन ऐसा तूफ़ान यहाँ पे होता है। मैंने कहा, रहीम तुमने इस औरत की रोने की आवाज़ें सुनी हैं? उस बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनी हैं? शायद किसी की छत गिर गई है या छत उड़ गई है या किसी के साथ क्या बना है, तो मैं उनकी वजह से बेचैन हो गया हूं। और दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर बोले, अभी भी वो हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ें? साहब कौन सी आवाज़ें? ये आवाज़ें जो अभी भी आ रही हैं, अब हल्की हो चुकी हैं। एक औरत और बच्चे की रोने की आवाज़। उन दोनों ने कान लगा के सुनने की कोशिश की कि जैसे उनको वो हल्की आवाज़ सुनाई दे, और थोड़ी देर के बाद उन्हें सर हिलाया। साहब कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ओके ओके, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है साहब? मैंने कहा नहीं, कोई होगा, मुझे शायद आवाज़ आई है, ठीक है तुम लोग सो जाओ। नहीं, अजीब सा हो गया। उनको वहाँ छोड़ के मैंने कहा, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैं चलता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ आया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ, सामने मैंने बेड के ऊपर टॉर्च मारी तो मेरी जान निकल गई। बेड के ऊपर पाँव वाली साइड पे कोई लेटा था, कंबल ओढ़े इस अंदाज में जैसे कोई वजूद, पूरा इंसान का वजूद जिसके ऊपर कंबल पड़ा हो, और वो वजूद बिस्तर के ऊपर था। और मैं अंदर दाखिल हुआ, उस वजूद पे, वजूद को मैंने नहीं देखा क्योंकि उसके ऊपर कंबल पड़ा हुआ है, उस कंबल के नीचे कोई वजूद लेटा हुआ है। और मेरी जैसे ही उस कंबल पे टॉर्च की रोशनी पड़ी तो मुझे एकदम से कोई लेटा हुआ नजर आया जो कंबल ओढ़े हुए है। तो मेरे वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया। क्या फिर से कोई कंबल इकट्ठा हुआ है या कोई लेटा हुआ है? मैं खड़ा सोच ही रहा था कि बाकायदा उस कंबल के अंदर हल्की सी जुम्बिश हुई, जैसे कोई अंदर लेटा हुआ हल्का सा हिला हो। हल्का सा हिलने की वजह से कंबल भी बिल्कुल हिला और एकदम मेरा मजीद झटका निकला। मैं तेजी से बाहर निकल आया। अब मेरी सांस अजीब सी हो गई कि ये क्या है। अब एक अफसर भी था और थोड़ी सी एक अना भी थी कि उनके भागते हुए इनको मदद के लिए पुकारूं खानसामा को और उसको, तो वो क्या सोचेंगे। चलता हुआ फिर उनके दरवाजे के पास गया, उनको आवाज़ दी, रहीम, रहीम। वो बोला, जी साहब, जी जी बोलिए। बारिश बहुत तेज़ आ रही है, मैंने खिड़की खोली थी, लगता है पानी वगैरह आया है, नीचे कारपेट पे पानी वगैरह पड़ गया, ज़रा चल के अंदर देखो, उसको हटा दो और ज़रा बिस्तर को भी हिला दो। वो दोनों बोले, साहब आप चलिए चलिए, हम कर देते हैं। वो दोनों, रहीम और बावर्ची, दोनों चलते हुए कमरे में आ गए। कमरे में अभी भी वजूद उसी तरह पड़ा था, कंबल उसके ऊपर उसी तरह पड़ा था जिस कंबल को मैंने हिलते हुए देखा था। मैंने टॉर्च की रोशनी में उनको पूरा कमरा दिखाया, जो उनको कहा, उन्होंने कारपेट हटाया, चीज़ें हटाई, उस तरह कर रहे थे। अब मैं उनको ये नहीं कह पा रहा खौफ की वजह से कि ये देखो ये कौन लेटा है। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा बेड को भी उधर कर दो। उधर कर दे साहब? हैरान होकर उसने पूछा। मैंने कहा हाँ हाँ, इसको उधर कर दो, इधर है यार, उसने कहा। और वो दोनों जोर लगा के बेड को इस तरह उधर करना शुरू हो गए कि उन्होंने वो जो कंबल ऊपर कोई लेटे, कंबल लपेटे कोई लेटा था, कंबल नीचे लटक रहा था, रहीम ने कंबल को पहले नीचे से उठाया, उठा के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ऊपर फेंका तो नीचे कुछ भी, कोई भी नहीं था। उन्होंने बेड को जिस तरह मैंने कहा हल्का सा इधर कर दिया कि बारिश ना आए उसके ऊपर, कि खिड़की के जरिए कोई पानी वगैरह ना आए। कमरे में तो कोई नहीं था। उन्हें जब कमरा वगैरह सीट ठीक कर दिया तो मुझे कहते हैं, साहब और कोई काम? मैंने कहा नहीं, बस तुम जाओ। अब वो दोनों बाहर चले गए। मैं अब कमरे में बैठा हूं और परेशान ये हूं कि ये क्या था। मैंने उस कंबल के नीचे ना सिर्फ वजूद को लेटे हुए देखा है, बल्कि वजूद को हिलते हुए भी देखा है।
और वो मेरा वहम नहीं था, मैं नींद में नहीं था, मैं बाहर गया हूं। मैंने औरत और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी है, उन दोनों से पूछा है, उनको आवाज़ भी नहीं आई। और कमरे में दाखिल होता हूं, मुझे नज़र आया एक वजूद, और हिलता हुआ नज़र आया। वो दोनों आए हैं, कंबल तो उसी तरह है, कंबल को हटाते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं है। ये क्या है? मेरी कुछ समझ में ना आए। अब मैं सोने के लिए नहीं लेट सकता था, सोफे पे जाकर बैठ गया कि ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ ना आए। ठंड लगना शुरू हो गई, मजबूरन कंबल के अंदर घुस गया। नींद तो नहीं आनी थी, लेकिन बेड पे इस अंदाज में बैठ गया कि पूरे कंबल को से वजूद को लपेट लिया और अपनी कमर बेड के साथ लगा दी, यानी जैसे कोई टेक लगा के बैठता है। इस अंदाज में मैं बैठ गया। लालटेन मैंने कमरे में जला दी थी, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। कितनी देर मैं ऐसे बैठा रहा, आखिरकार नींद तो नींद होती है, नींद आ जाती है। ऐसे बैठे बैठे मैं कब लुढ़क गया कि ऐसे सर मेरा नीचे गिर गया और मैं सो ही गया। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे क्लियर महसूस हुआ कि मेरी बाजू ने करवट लेते हुए, जब मैंने बाजू हटाया है तो एक साइड पे वजूद को मेरी टांग ने एक वजूद को टच किया है। मैंने पहले आंखें खोली, ये क्या है? मैं जाग चुका हूं? हां, मैं जाग गया हूं। ये फिर मेरा वहम है, मेरे पांव के पास कोई वजूद है, सीधा लेटा है और मेरे पांव उसको छू रहे हैं। मैंने फिर से पांव उसको टच किया, मैं जाग चुका हूं और मेरे पांव क्लियर उस वजूद को टच हो रहे हैं। नर्म व मुलायम वजूद जो एक औरत का वजूद है, उसको मेरे पांव छू रहे हैं। ये मेरा वहम नहीं है, मेरे पांव तो छू रहे हैं। लेकिन ये क्या चल रहा है मेरे पास? मैं पांव मेरे छूते हैं फिर गायब हो जाता है। मैंने उसी तरह लेटे लेटे अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और अपने हाथ को जाके जब टच किया तो इंतहाई नर्म व मुलायम एक जिस्म को मेरा हाथ बाकायदा टच हो गया। और उसकी कमीज थी या उसका कोई कपड़ा था, उसका दुपट्टा था, क्या था, मैंने उसको अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। पहले हाथ टच करके देखा तो मेरा हाथ एक जिस्म को बाकायदा टच हुआ और उसके बाद मैंने उसी को मुट्ठी में कपड़े को उसके जकड़ लिया। और जैसे ही मैंने उसको अपने हाथ में जकड़ा, मैंने अपने हाथ को जोर से पीछे खींचा। वो जो भी टुकड़ा था, जो कुछ भी था, वो मेरे हाथ में था और मैंने तेजी से कंबल उठाया और हटा दिया। कंबल के नीचे कोई भी नहीं था। ये तो मैं जाग चुका हूं, सुबह का टाइम है, मतलब अभी पूरे सूरज नहीं निकला, कमरे में तो हल्का हल्का अंधेरा है, लेकिन क्लियर मैंने वजूद को पांव से छुआ है, फिर मेरे हाथ ने छुआ है। हाथ? हाँ, मैंने किसी चीज को मुट्ठी में पकड़ा था और जैसे ही मैंने मुट्ठी खोली तो ये देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नीले रंग का कपड़ा मेरे हाथ में था, बिल्कुल वैसा नीला जैसा उस औरत को मैंने शलवार कमीज पहने खड़े देखा था जब पहली दफा मैं दाखिल हो रहा था, जो एक बच्चे के साथ खड़ी थी और जिसका चेहरा आग में बदल गया था। उसने जो नीले रंग की शलवार कमीज पहनी थी, वैसा ही नीला कपड़ा मेरे हाथ में था। और जैसे कपड़े को देखा मैं चौंक गया। अब तो बात इस हद तक क्लियर हो गई थी कि मैंने उसके वजूद को अपने हाथ से छुआ भी था और उसके कपड़े को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। अब कोई वहम की गुंजाइश नहीं थी। मैं उस दिन तैयार हुआ और जब मैंने कंबल हटाया तो उसी जगह पे टूटी हुई चूड़ियां भी पड़ी थीं। अब हैरत की बात यह है कि जब रात का वो मंजर हुआ था, रहीम ने उस बिस्तर को भी मेरे सामने ठीक किया था। उस बिस्तर पे उस लम्हे कोई चूड़ियां नहीं थी। बेड उसने लगाया था और बाकायदा जिस तरह बिस्तर को ठीक करते हैं ब्लैंकेट को, उसने ठीक किया था। कुछ भी वहां चूड़ियां नहीं थी और सुबह वहां पे चूड़ियां भी मिली और वो कपड़ा भी मिला। मैंने वो चूड़ियां और कपड़ा रख लिया और ऑफिस चला गया। ऑफिस में शाहिद जो मेरा दोस्त बन चुका था, मैंने शाहिद से कहा, शाहिद ऑफिस के बाद यार तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोला ठीक है। ऑफिस के बाद हम बाहर एक रेस्टोरेंट पे जाके बैठे और मैंने शाहिद को सारे वाकयात सुना दिए शुरू से लेके एंड तक, कि जब मैं आया मैंने क्या देखा और सारा कुछ क्या हुआ। वो गौर से सुनता रहा और बोला, ये तो बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक। और मैं सुन के हैरान हो गया हूं कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, आप कैसे, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप एक काम कीजिए, जब तक आपका घर नहीं मिल जाता
इस रेस्टोरेंट में अगर कोई मसला है आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाइए, या अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ कमरे में रहने के लिए आ जाता हूँ। अब शाहिद ऑलरेडी जिस कमरे में रहता था वो छोटा था और उसके साथ कोई और भी रह रहा था, मैं वहाँ पे जाता गलत होता। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे साथ गेस्ट हाउस में आ जाओ। उसने कहा नो प्रॉब्लम। उसने अपना सामान वगैरह उठाया और मेरे साथ उसी ही रात वो गेस्ट हाउस में आ गया। हम दोनों रात को गेस्ट हाउस में सोए, सुकून की नींद सोए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो मुझे पहले ही कह चुका था कि यहाँ पे एक बुजुर्ग हस्ती है जिसके पास हम दोनों चलेंगे। उन दिनों में जो मस्जिद के इमाम होते थे वो इंतहाई इल्म वाले होते थे। आज तो हर कोई इमाम बन गया है, लेकिन उस वक्त जिसको भी मस्जिद का इमाम बनाया जाता था वो नूरानी अमल, रूहानियत से वाबस्ता लोग, बहुत ही पहुंची हुई हस्ती होती थी। अगले ही दिन शाहिद मुझे लेके उन मौलवी साहब के पास गए, हाफिज साहब के पास गए। जब सारी सूरत हाल उनको सुना चुके तो हाफिज साहब बोले, सारे वाक़े को सुनने के बाद, माशाअल्लाह आप बहुत बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी जगह पे कोई और होता तो अब तक बेहोश हो चुका होता, उसके साथ बुरा हो चुका होता, लेकिन आप बहुत ही बहादुर हैं, आपने बहादुरी का मुजाहरा किया है। आप परेशान मत हों, मैं आपको पानी दम करके देता हूं, आप पानी पीजिए, और कुछ नक्श दे रहा हूं, इसको कमरे में लगा दीजिए। मुझे कुछ पढ़ना होगा और मखसूस तारीख़ों में पढ़ना होता है, वो अभी तारीखें नहीं आई। आप बेफिक्र हो जाइए, अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत ना हो। बस एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ये जो दुनिया है ना, वहाँ कई मखलूक़ात हैं, कुछ ऐसी जो नज़र आती हैं, हमने उनके नाम ले रखे हैं। कोई जानवर है, कोई चरिंद है, कोई परिंद है, कोई चूंटी है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान है, और एक कुछ मखलूक ऐसी भी है जो छुपी हुई है, अल्लाह ने हमारे बीच में उनका पर्दा रखा हुआ है। उसमें कुछ नेक भी हैं और कुछ शैतान खबीस भी हैं। बस ये अल्लाह के राज हैं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और उसके बाद हम सीधे गेस्ट हाउस पहुंच गए। गेस्ट हाउस में शाहिद मेरे साथ रह रहा था। खाने पीने, रिहाइश का किसी चीज़ का कोई मसला नहीं था। यूं काफ़ी दिन हमारे बेहतरीन गुजर गए, किसी किस्म का कोई भी मसला ना हुआ। हम इकट्ठे ही ऑफिस जाते, इकट्ठे ही वापस आते। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ काफ़ी टाइम हो गया गेस्ट हाउस में रहते हुए, अब मुझे घर ढूंढना चाहिए, आखिर बीवी को भी तो बुलाना है। मैंने शाहिद से कहा अब घर ढूंढते हैं, काफ़ी टाइम हो गया गेस्ट हाउस में रहते हुए, मैं चाह रहा हूँ बीवी को भी बुला दूँ। शाहिद बोला आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं यही कहने लगा था भाभी को बुलाइए, जब भाभी आ जाएगी तो वो जो भी जिननी है, जो भी है, खुद ही भाग जाएगी। भाभी हर वक्त आपके पास होगी, आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, आपके साथ कोई होना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से इकट्ठे हैं तो कोई भी कुछ भी वाक़या पेश नहीं आया। तो मुझे जो समझ आई है वो यही है कि आप अकेले मत रहें। तो फिर घर ढूंढते हैं। यूँ हमने घर ढूंढना शुरू कर दिया। हमें एक अच्छा घर मिल गया, इस अंदाज का बना हुआ, जिसकी 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ते तो दरवाज़ा आ जाता, दरवाज़ा खोल के जाते तो एक बैठक का कमरा था, आगे सहन था, बरामदा था, 2 कमरे थे और खानसामा के लिए भी, मुलाजिम के लिए भी एक कमरा था। हम दोनों ने वो घर देखा, हम दोनों को घर पसंद आ गया और यूं शाहिद, मैं और मुलाजिम रहीम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। जितना भी सामान था वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब इस घर में इस तरह सेटिंग की गई कि एक कमरा जो रहीम के लिए था, मुलाजिम के लिए, वो तो उसी ने ले लिया। एक कमरा जो बड़ा था वो मैंने अपने लिए, और जो एक बैठक वाला कमरा था काफ़ी बड़ा, वो शाहिद ने कहा ये मुझे दे दीजिए। वैसे भी अब भाभी आने वाली हैं, कुछ अरसे बाद आ जाएंगी, तो यहाँ से मैं अपना सामान लूँगा, चला जाऊँगा। बाकी वो जो 2 कमरे हैं वो आपके पास ही रहें, एक में आप अपनी रिहाइश कीजिए, भाभी जब आ जाएंगी तो दोनों कमरे इस्तेमाल होंगे। एक में मुलाजिम था। अब उस घर में हम दोनों रहना शुरू हो गए। एक रात उस घर में कोई 7वां-8वां दिन था शायद, कि मैं रात को सोया हुआ कि मुझे आवाज़ आई, बच्चे के रोने की आवाज़। मेरी आंख खुली तो मैं एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुन रहा हूँ। क्लियर एक बच्चा रो रहा है, ऐसे जैसे बच्चे को कोई भूख लगी हो तो रोता है, इस अंदाज में रो रहा है। और साथ ही मुझे एक आवाज़ आई जैसे कोई खातून
काम कर रही होती है, काम के दौरान बर्तनों की आवाज़ आती है, जैसे कोई बर्तन धो रही हो और बर्तनों को धो के रखती हो, पानी चलने की आवाज़ आती और बर्तन धोने की आवाज़ आती और उसकी चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आती। बच्चे की आवाज़ रोने की मुसलसल आ रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और चलता हुआ सीधा शाहिद के कमरे के पास पहुंचा। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। थोड़ी देर के बाद शाहिद की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोल के, सब खैरियत है, क्या हुआ है? मैंने कहा, शाहिद तुम्हें आवाज़ आ रही है? उसने गौर किया तो कहा, हाँ, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। और सुनो, हाँ, कोई बर्तन धो रहा है शायद। हाँ, ये तो क्लियर बर्तन धोने की कोई आवाज़ है। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी यही आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बर्तन धो रहा है और बच्चा रो रहा है। और देखते हैं। मैं आगे बढ़ा तो शायद भी मेरे साथ आ गया और ढूंढते ढूंढते उस आवाज़ का पीछे करते करते किचन की तरफ वो आवाज़ आ रही थी। किचन के हम जैसे ही दरवाजे के करीब गए, हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर बिल्कुल खामोशी। और वो आवाज़ जो अभी तक बच्चे के रोने की और बर्तन धोने की आ रही थी, एकदम से खामोश हो गई। दरवाज़ा खोलते ही वो आवाज़ बंद हो गई। चलते चलते हम जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे थे, जैसे ही किचन के दरवाजे के करीब पहुंचे तो उसी लम्हे आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी। पहले दूर हम खड़े थे, अब यूं लगता था कि दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर सारी आवाज़ें आएंगी। और उसी लम्हे जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, अंदर खामोशी छा गई। हम दोनों लाइट जलाकर जब आगे बढ़े तो वो जो पानी का बेसन था, जब नलका खोलते हैं तो पानी के ऊपर बेसन होता है, तो उसके ऊपर इस तरह का पानी पड़ा हुआ था जैसे अभी अभी ताज़ा किसी ने बर्तन धोए हों, वरना खुश्क हो जाता है पानी। वो एक क्लियर निशानी थी कि यहाँ पे बर्तन धोए गए हैं। हम दोनों ने खड़े होकर गौर से उसको देखा और एक दूसरे की तरफ देखा, तो ये तो क्लियर बर्तन धोए गए हैं। कुछ देर हम खड़े रहे और हम जैसे ही कमरे से, उस किचन से बाहर निकल के तकरीबन किचन के दरवाजे के 6-7 कदम ही दूर गए होंगे कि एक ठा की आवाज़ आई और दरवाज़ा बंद हो गया। वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया गया कि हम दोनों भी चौंक उठे। और उसी वक्त रहीम भी उठ के आ गया कि साहब क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? हमने कहा, इसको क्या परेशान करना। उसको कहा, हाँ हाँ खैरियत है, तुम सो, कोई मसला नहीं। वो गहरी नींद से उठ के आया था। वो इतनी ज़ोर से जो दरवाज़ा मारा गया था, वो इतनी ज़ोर की आवाज़ थी जिससे वो जाग गया था और हमने उसको भेज दिया। शाहिद बोला, साहब मसला गेस्ट हाउस में नहीं था। मुझे जो समझ आती है, मसला आपके साथ है। खैर, सुबह हाफिज साहब के साथ फिर से मिलते हैं। वो पानी, वो दायरा, उन्होंने वो गेस्ट हाउस में जो नक्श लगाए थे, गेस्ट हाउस में छोड़ आए थे, पानी वगैरह तो पिया था, पानी भी ख़त्म हो गया था कि चलो पानी दम करा आते हैं। अगले दिन वो सुबह हाफिज साहब के पास गए और उनको सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा। नक्शा वगैरह, उन्होंने एड्रेस वगैरह दे दिया उनको। जैसे ही वो घर पहुंचे तो देखे रहीम बेचैन सा होकर टहल रहा है। उसके चेहरे पे हवायां उड़ी हुई हैं, उसके चेहरे पे खौफ है। पूछा, रहीम सब खैरियत है, क्या हुआ है? वो परेशान सा बोला, साहब सुबह से इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। खैरियत, क्या हो रहा है? किचन के अंदर कोई बर्तन धोता है, चूड़ियों के खटकने की आवाज़ आती है, जैसे किसने चूड़ियाँ पहन रखी हों और उसके हाथ हिलते हैं तो वो चूड़ियाँ हिलती हैं, उसकी आवाज़ आती है। बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और कोई मुसलसल बर्तन धोता है। मैं पहले देख के आवाज़ें सुन के परेशान हो गया। दरवाज़ा खोल के किचन के अंदर गया हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं था। जैसे ही किचन से बाहर आता हूँ, आवाज़ें फिर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही किचन के अंदर जाता हूँ, आवाज़ें बंद हो जाती हैं। मुसलसल ये सब कुछ हो रहा है साहब। आपको एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। मैं एक शाहजी को जानता हूँ, वो बहुत पहुँचे हुए हैं। अगर आप इजाज़त दें, मैं उनको ले आऊँ। वो ऐसी चीज़ें जो हवाई मखलूक होती है उनका बहुत अच्छा बंदोबस्त करते हैं। जब भी गांव में किसी के साथ इस तरह का मसला होता है, वो शाहजी को बुलाते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ तुम शाहजी को बुला के आओ। उसने कहा, वो दूर हैं, मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम ले आओ। वो चला गया। हम दोनों, मैं और शाहिद, चाय वगैरह बनाई, इकट्ठे ही किचन में गए, चाय वगैरह बनाई, बाहर पी रहे। दरवाज़ा खटकाया गया, बाहर गए तो मस्जिद के इमाम साहब मौजूद थे। हम उनको अंदर लेके आए। वो घर के अंदर पढ़ाई करते रहे और कहा, रुकिए,
आप दोनों बाहर रुकिए, जिस कमरे में आप सोते हैं मुझे उस कमरे में जाने दीजिए। वो उस कमरे में गए, कुछ देर जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहे, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए, फिर किचन के अंदर गए, वहाँ पे कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद वापस आए और बोले हाँ वो यहीं है, करीब ही है, आप परेशान ना हो। मैंने जो अमल शुरू करना था वो चाँद की मखसूस तारीख़ों पे शुरू होता है, और वो चाँद की तारीखें अभी नहीं आई थीं, आज वो शुरू हो रही है चाँद की तारीख, जब मैं आज ही वो अमल शुरू करूँगा। और अगर आज चाँद नज़र ना आया तो मैं कल अमल शुरू करूँगा। ये एक थोड़ा सा लंबा अमल होगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, आपको निजात मिल जाएगी, आप परेशान मत हों। उन्हें कुछ हिदायत की और उसके बाद कहा अल्लाह सब खैर करेगा। वो चले गए। उनके जाने के 2-3 घंटे बाद रहीम भी आ गया एक शाजी को लेके। सफ़ेद दाढ़ी, बाल बड़े बड़े पीछे रखे हुए थे, अच्छे तरीके से काटे गए थे, सर पे वहाँ की मकामी एक टोपी पहनी हुई थी, हाथ में तस्बीह लिए, काफ़ी ज़्यादा अंगूठियाँ पहने आ गए। आकर बोले अगर आपके पास टेप हो तो मेरा एक काम कर दीजिए। मैंने कहा टेप से मुराद टेप रिकॉर्डर? कहते हैं हाँ। उन्होंने कैसेट निकाली और कैसेट पकड़ा दी। कहते हैं जी कैसेट टेप में लगा दी, और उसके बाद वो आंखें बंद करके बैठ गए। जैसे ही वो टेप को प्ले किया गया तो उसके अंदर एक कवाली थी नुसरत फ़तेह अली खान की, अल्लाह का विर्द करते हुए। तो उस कवाली पे ऊंची आवाज़ उन्होंने कर दी और वो सर को यूं घुमाते रहे और बड़े एक अजीब से अंदाज में इस तरह लहराते रहे। कोई 15-20 मिनट के करीब वो कवाली चलती रही कि उसके बाद उन्होंने कवाली बंद करा दी और बोले मैंने उसको देख लिया है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत खबीस है, इसी घर में रहती है, इसी किचन में रहती है और इसी कमरे में, उस कमरे की तरफ इशारा किया जो मेरा कमरा था, इसी कमरे में फिरती है। उसकी रिहाइश अब वो साथ वाले जो दरख्त है इस घर के बाहर वहाँ पे है, लेकिन सारा दिन वो यहीं रहती है। परेशान ना हो, मैं उसको निकाल दूंगा, मैं उसको ऐसा निकालूंगा कि फिर कभी नहीं आएगी। 3 दिन सिर्फ अमल करूंगा और 3 दिन से उसको निकालने पे मजबूर कर दूंगा, जितनी भी ताकतवर है। तो क्या हुआ, मैं नहीं छोड़ने लगा उसको। मुझे पहले ही हैरत हो रही थी, एक कैसेट पे कवाली प्ले करना, कवाली पे झूमना और उसके बाद ऐसी बातें करना। खैर मैंने कहा तो क्या करना होगा। वो बोले मुझे कुछ पैसे देने होंगे, मुझे कुछ सामान ख़रीदना है और आज रात से ही अमल शुरू करना होगा। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? उसने एक अच्छी खासी रकम बताई। वो रकम उसके हवाले कर दी गई और उसने कहा ये सामान होगा, ये होगा, और मैं 3 रातें इसी घर में रहूँगा। शाहिद ने अपना कमरा उसके हवाले कर दिया कि बैठक वाली जो जगह है उसने खुद पसंद की थी कि मुझे ये कमरा चाहिए। शाहिद ने वो कमरा उसके हवाले कर दिया कि ठीक है आप इस कमरे में रहें। वो सामान उठा के मेरे साथ आ गया। अब उस रात शाहिद मेरे साथ कमरे में लेटा और वो जो शाजी थे वो उस बैठक में अमल करने के लिए मौजूद हैं। खुदा जाने वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें नहीं पता। खाने पीने का उनको बंदोबस्त कर दिया गया। उन्होंने कह दिया था मेरे लिए कुछ खाने का ये सामान रखवा दें, ये कर दें, मैं ज़्यादातर कमरे में ही रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा। मैंने रहीम के पैसे हवाले कर दिया कि इनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें कमरे में रख दो, खाने पीने के लिए, जिस तरह रस हैं, कुछ अंडे हैं, चीज़ें हैं, उबाल के रख दो ताकि इन्होंने बाहर नहीं आना। 3 दिन मुसलसल उन्होंने कमरे में ही रहना था। सो उनके ज़रूरियात ज़िंदगी की, खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त करके उनको कमरे में रख दिया गया कि वो 3 दिन अंदर ही रहेंगे। अब हम लोग अपने कमरों में चले गए, रहीम अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया। हम लोग कुछ बातें करते रहे कि अल्लाह खैर करेगा, शाहजी देखें क्या करते हैं, कुछ कर भी सके ठीक, ना भी कर सके, कम से कम इमाम साहब ने तो काम शुरू कर दिया है, अल्लाह खैर करेगा। बातें करते करते हम सो गए। शाहजी अंदर क्या काम करते रहे अल्लाह बेहतर जानते हैं। अगले दिन शाहजी उसी कमरे में ही रहे, अगली रात भी उसी कमरे में रहे। हम अपनी रूटीन में ऑफिस गए, वापस आए, सारा कुछ रहा। आज ये तीसरी रात थी। कमरे में शायद कुछ देर टीवी देखता रहा, मुझे नींद आ रही थी, मैं बिस्तर पे जाके सो गया। शायद ने भी टीवी बंद किया, वो भी सो गया। कि रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली, मेरा सांस बंद हो रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था कि जिसकी वजह से मेरी आंख खुली थी। मुझे महसूस हुआ एक इंतहाई भारी भरकम वजूद है जो मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस अंदाज में मेरे जिस्म के ऊपर है कि वो इतना भारी भरकम है, कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है। उसके वजन की वजह से मेरा सांस नहीं आ रहा।
मैंने चीख मारने की कोशिश की कि शहद को आवाज दूं, चीख मारूं, लेकिन मैं चीख भी नहीं मार पा रहा। और वो वजन इतना भारी भरकम है जैसे कोई बहुत भारी भरकम मेरे ऊपर, और वो वजूद है, इंसान का वजूद, नरमो मुलायम भी है और भारी भरकम है, और वो वजूद मेरे ऊपर सवार होकर इधर उधर हिल रहा है और मेरा सांस बंद होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद और इसी तरह मिनट रहे तो मैं मर जाऊंगा, मेरा सांस खत्म हो रहा है, मैं चीख नहीं मार पा रहा और मेरा दम घुटता जा रहा है कि शायद आखिरी लम्हों में मुझे एक लफ्ज याद आया, सांस बंद होते ही, कि मैं अब मरने लगा हूं। तो मेरे मुंह से शायद निकला, मुझे सही तरीके याद नहीं, मेरे मुंह से कोई लफ्ज निकला और फिर मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था, मुझे ड्रिप लगी थी और शाहिद मेरे साथ बैठा था। डॉक्टर ने कहा शुक्र है आप होश में आ जाए। मैंने उठने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं आप लेटे रहिए, आप ऐसे सुकून कीजिए। दफ्तर के काफ़ी लोग मेरी खैरियत पूछने के लिए आ गए। वो इमाम साहब जो थे मस्जिद के वो भी आए, उन्होंने मुझे आके कहा, बताया कि मैंने अपना अमल शुरू कर दिया है, कल रात मैंने पढ़ा है, आप बेफिक्र हो, सब ठीक हो जाएगा। शाहिद ने उनको बता दिया मेरे सामने कि मैं सोया हुआ था, इनके मुंह से एक ज़ोरदार आवाज़ निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन्होंने कलमा पढ़ा और मैं एकदम से जाग गया। और जैसे इन्होंने कलमा पढ़ा मैंने देखा ये इस अंदाज में लेटे पड़े हैं कि इनका सांस जैसे बंद हो चुका हो और इनकी आंखें खुली थी और इनका चेहरा जर्द पड़ गया था, जैसे इंसान का कोई गला दबा देता है और उसका खून ऊपर जाना बंद कर दे दिमाग की तरफ, और जैसे उसके चेहरे की रंगत हो जाती है, ऐसे पीला जर्द इनका चेहरा था और लगता था इनको सांस नहीं आ रही। मैं जल्दी से इनके करीब गया और इनको हिलाया, लेकिन उसी वक्त इनकी आंखें बंद हो गई। मैं डर गया कि शायद ये मर तो नहीं गए, लेकिन इनकी सांस चल रही थी, ये बेहोश हो गए। फौरी तौर पे इनको अस्पताल लेके आए और इनको ट्रीटमेंट दिया गया। वो आखिरी लम्हे जो मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था, मुझे याद नहीं था, वो शायद कलमा था कि मैं मर रहा हूं तो मैं कलमा पढ़ूं। मुझे लगा कि मैंने हल्का सा पढ़ा है, शायद वो मैंने ऊंची आवाज में पढ़ा था, मुझे नहीं पता। सब खुश थे कि सब खैर है और मैं फैसला कर चुका था मैं ठीक हूँगा तो मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सब आए, खैरियत वगैरह पूछे, शाहिद भी ठीक था। शाम को शाहिद आया तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ है, सब खैरियत हुआ है? उसके चेहरे का रंग अजीब सा था। वो बोला नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 दिन अस्पताल में रहा। 2-3 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं अपने घर, उसी जो किराए पे घर लिया था वहीं पे ही लाया गया। और जब मैं वहाँ आया तो तब मुझे शाहिद ने बताया कि अब आप बेहतर हैं, तबीयत आपकी ठीक हो गई। आपको उस वक्त नहीं बताया जा सकता, अब आपको बताते हैं, शाहजी की मौत वाक़ई हो गई है। क्या? जी, वो जो शाहजी थे, अमल कर रहे थे, वो मर गए हैं। मैं सुन के एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा इमाम साहब आए थे, उन्होंने बताया है कि उनकी मौत कैसे हुई है। मैंने कहा मुझे पूरी बात तफसील से बताओ। उन्होंने बताया कि उस रात जब आपकी तबीयत इस तरह ख़राब हुई, सारा कुछ हुआ, तो मैं जल्दी से रहीम को उठाया और आपको सीधा अस्पताल की तरफ लेकर गए। घर उसी तरह खुला छोड़ा पड़ा था और रहीम को कहा तुम घर पहुंचो। जब रहीम घर आया तो रहीम ने बताया कि आपका कमरे का सारा सामान इस तरह उलट पुलट था कि सब कुछ उठा के ऊपर नीचे फेंक दी गई थी। आपके बैग में से कपड़े चीज़ें निकाल के फेंक दी गई थी। सारा सामान आपका बिखरा पड़ा था, मेरा सामान भी साथ में बिखरा पड़ा था। और उसी वक्त शाहजी जिस बैठक में थे उसमें चीख की आवाज़ सी आई और जैसे किसने हाथ दरवाजे पे मारा हो। वो भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया और शाहजी इस अंदाज में दरवाजे को 1-2 दफ़ा हाथ मारा जैसे वो कह रहे हो दरवाज़ा खोलो। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा शाहजी नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनका सांस इस अंदाज में चल रहा था जैसे उनका गला दबाया गया और उनको सांस ना आ रहा हो और उनकी आंखें खुली हुई थी। उसी वक्त उनका हाथ वहीं पे था जो दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे थे। उनके वजूद ने 2-3 झटके लिए और वो वहीं पे मर गए। ये बात रहीम ने जब मुझे बताई मैं परेशान हो गया। एक कत्ल था, एक बंदा मर गया था और ये बात कोई एक आसान तो नहीं थी। एक
पुलिस का मामला था। मैं भी परेशान हो गया क्योंकि पुलिस जिन भूत और ऐसे वाक़यात पे कहाँ यकीन करती है। खैर, लेकिन मेरे जानने वाले थे, उनके ज़रिए जो एसएचओ थे इलाके के, उनसे राब्ता हुआ, उनको सारी सूरत हाल बता दी गई और इमाम साहब से भी मिलवा दिया गया। इमाम साहब की बात को तो वो लाजमी सी बातें झुटला नहीं सकते थे। आपकी कैफियत भी सारी बता दी गई, रहीम का भी बयान ले लिया गया और सारी बातें उनको बता दी गई। उन्होंने रहीम को सख्ती से मना कर दिया कि ये खबर बाहर ना निकले वरना मसला बन जाएगा, इसको हम संभाल नहीं सकेंगे। आपने यही कहना है कि मेरे दूर के जानने वाले थे, मिलने के लिए आए थे, रात को रहे हैं और सुबह इनको दिल का दौरा पड़ा है और अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बात को हमने दबा दिया है। लेकिन हाफिज साहब ने जो बताया है, उनका कहना यह है कि शाह जी ने बहुत जल्दी कर दी। वो बहुत ताकतवर थी, उसको सुकून के साथ पकड़ना था, इतनी जल्दी उसको बिगाड़ना नहीं था। उस रात आपके साथ कुछ हुआ है जो इमाम साहब ने बताया है कि वो आपके वजूद के ऊपर चढ़ गई थी। इमाम साहब उसको पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए वो ताकतवर थी। वो एक ऐसा अमल करने जा रहे थे जो कुछ दिनों पे मुहीत होता, कुछ दिन लगते, लेकिन शाह जी ने इस तरह का अमल बैठ के शुरू कर दिया कि वो आपके जब वजूद के ऊपर हावी हो गई तो उधर शाह जी को पता था और शाह जी ने फैसला कर दिया उसी वक्त उसके साथ लड़ने का। आखिरी लम्हे जब आपने कलमा पढ़ा है, उसी वक्त शाह जी ने ऐसा पढ़ा है कि वो आपको छोड़ के सीधा शाह जी की तरफ गई है। वो बहुत ताकतवर थी। शाह जी ने उसको काफी नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज्यादा नुकसान, लेकिन वो भी इतनी ताकतवर थी कि मरते मरते शाह जी को भी मार गई है। शाह जी ने वो जो 3 दिन का अमल किया था वो बहुत जल्दबाजी वाला अमल था। इतनी जल्दबाजी से या आर होता है या पार होता है, या आप मरेंगे या वो मरेगा, ये होता ही होता है। तो शाह जी ने भी ऐसे ही किया था, उसको इस तरह मारने की कोशिश की। तो वो भी तो ताकतवर थी। शाह जी कामयाब तो हो गए, उसको तो मार दिया, लेकिन वो जाते हुए शाह जी की भी जान ले गई। और ये सारी बातें इमाम साहब ने बताई थी जो अमल करने लगे थे, कि बाद में फिर उनको जब बताया गया शाह जी मरे हैं तो उन्होंने फिर ये पढ़ाई करके चेक कर लिया था कि शाह जी की मौत उसी चुड़ैल के हाथों हुई थी। वो एक चुड़ैल थी और वो चुड़ैल भी मर चुकी थी। शाह जी ने ही उनको मार दिया था, लेकिन जितनी जल्दबाजी शाह जी ने की थी, उस जल्दबाजी में चुड़ैल को तो मार दिया था, लेकिन वो चुड़ैल शाह जी की भी जान ले गई थी। और उन्होंने बताया इमाम साहब ने कि वो चुड़ैल जब उस दिन आप बारिश में आ रहे थे तो वो किसी के भी इंतज़ार में खड़ी थी। कुदरत को जो मंजूर होता है कि आपकी ही गाड़ी वहाँ से गुजरी और उसने जैसे ही आपकी शक्ल को देखी तो वो चुड़ैल आपके पीछे लग गई। वो चुड़ैल असल में आपके पीछे थी, आप जहाँ भी जाते वो आपके साथ होती और वो इस चक्कर में थी कि आपको अपने साथ ले जाए। लेकिन जहाँ पे हाफिज साहब, इमाम साहब उसको काबू करने और भगाने के लिए, हटाने के लिए तैयार हुए थे, वहीं पे शाह जी ने उसको मार तो दिया, अपनी जान भी गंवा बैठे। उसके बाद मैं बेहतर तो था, लेकिन मैंने कहा मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। तो जो शाहिद दोस्त बना था वो मुझे छोड़ने के लिए बाकायदा लाहौर तक आया। हम दोनों लाहौर पहुँचे और कुछ अरसे बाद मैं ऐसा अजीब सा हुआ, मैंने वो नौकरी ही छोड़ दी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बीवी पहले अलग परेशान थी कि मैं क्यों नहीं बुला रहा, हालात ये हो रहे थे। मैंने घर वालों को जब ये सारी बात आकर बताई तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे नौकरी छोड़ दो, किस चीज़ की कमी है, तुमने शौक़ के लिए ही की थी ना, अब शौक़ पूरा हो गया। मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन रातों को अब भी मुझे झटके लगते। रातों को जैसे ही अंधेरा होता मेरे पाँव एकदम से पीछे कर लेता कि मेरे पाँव किसी चीज़ को छू लेंगे। अभी मेरे हाथ में कोई चूड़ियाँ टूटी हुई आ जाएंगी, चूड़ियों की खनखनाहट मुझे सुनाई देगी, कोई वजूद मेरे जिस्म के ऊपर आ जाएगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा और मैं झटका लेकर जाग जाता। मेरी बीवी भी डर जाती। मेरी इस सिचुएशन को देखते हुए मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि तुम अपने इलाज के लिए लंदन जाओ, क्योंकि मेरी बीवी डरती थी। मैं रातों को झटके मारना शुरू हो गया था। लंदन हमारी पहले भी फैमिली थी, यूं हम कुछ अरसे के लिए लंदन आ गए। वहाँ पे एक बहुत अच्छे मैंने स्कैट्रिस्ट को अपना दिखाना शुरू किया। मुझे अब नींद में झटके लगते थे, मैं बहुत डरता था। वो जो बहादुर शख्स था वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था। और फिर मेरा अच्छा खासा वहाँ पे एक स्कैट्रिस्ट ने काउंसलिंग की, आहिस्ता आहिस्ता मैं कवर होता गया, लेकिन फिर वहीं पे ही रहना का फ़ैसला कर लिया और मैं और मेरी बीवी वहीं पे आबाद हो गए। हमारे बच्चे हुए माशाल्लाह। अब तो बुढ़ापे के उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन आज भी वो चुड़ैल, वो वाक़यात, उसका मेरे वजूद के ऊपर इस तरह आना और मुझे झंझोड़ना, मेरे पाँव का उसके वजूद को छूना, वो कपड़ा मेरे हाथ में आना जो उसकी कमीज़ का टुकड़ा था जो मैंने खींचा था, उसकी चूड़ियाँ मेरे हाथ में आना, वो सब कुछ, और वो जो चेहरा जहाँ पे मैंने गुजरते हुए उस औरत, उसके बेटे को देखा था, वो सब कुछ जब मेरे दिमाग में आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ़र्क ये है कि अब रातों को मुझे झटके नहीं लगते, रातों को मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन अब भी
वो चुड़ैल को याद करते हुए रोंगटे ज़रूर खड़े होते हैं। आज भी जब आपको ये कहानी रिकॉर्ड करके भेज दे रहा हूँ, यकीन मानिए मेरे पूरे वजूद के बाल खड़े हो गए हैं। वो वाकई एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी। जब उसको मैंने औरत के रूप में देखा था, वो 6 फुट लंबी थी, लाल सुर्ख आंखें थीं, चमकती हुई आंखें थीं। चेहरा तो एक इंसानी चेहरा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेकअप करके खूबसूरत किया गया हो। गाड़ी ने जैसे ही क्रॉस किया था तो वो चेहरा और उस बच्चे के चेहरे को आग लग गई थी। ऐसा लाल सुर्ख हो गया था जैसे आग निकल ही नहीं थी। आग जैसे कोयले को लगती है, दहकता हुआ कोयला जो काला होता है, जब उसको आग लगती है तो लाल सुर्ख हो जाता है। तो उसका चेहरा ऐसे लाल सुर्ख हो गया था जैसे उसमें आग लगी हो। आग थी नहीं, उन दोनों, औरत और उस बच्चे का चेहरा लाल सुर्ख था, दहकते हुए कोयले की तरह। आज भी मैं आंखें बंद करता हूं तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है।